जीपीटी क्लासेस। तो नमस्कार दोस्तों, पता है मैंने अभी अभी ना इंग्लिश का बैच जस्ट अभी अभी ख़त्म किया है। पर सच कहूँ, जो मज़ा अपनी भाषा में बात करने में है ना, वो कहीं और नहीं है। ओके, सो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप में से काफ़ी लोगों का एक ही सोचना होगा कि अगर इंग्लिश वीक है तो क्या मैं एसएपी कंसल्टेंट बन पाऊंगा। तो मैं आज आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ कि क्लाइंट को ना इंग्लिश नहीं, सॉल्यूशन चाहिए। और अगर आपका लॉजिक स्ट्रांग है तो लैंग्वेज कभी आपके लिए रुकावट नहीं बनेगी। और लॉजिक स्ट्रांग करने की जिम्मेदारी मेरी है। और मेरे को 17 साल का एक्सपीरियंस है और 17 साल में मैंने 15 इम्प्लीमेंटेशन करे हैं, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, ईसीसी के। ओके, मैंने 13 से ज़्यादा सपोर्ट प्रोजेक्ट्स करे हैं और अराउंड 35 प्लस मैंने रोल आउट प्रोजेक्ट्स करे हैं अपने करियर में। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में मैंने काम कर रखा है, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे वो शिप बिल्डिंग हो, चाहे आपका पावर कंस्ट्रक्शन हो, ओके, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, डिफेंस का हो। आई हैव वर्कड विद अनदर वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स। सो बेसिकली अगर हम जब बात करते हैं जीपीटी क्लासेस की, सो व्हाट इज जीपीटी क्लासेस? ओके, लेट मी शो यू। सो वेलकम टू एसएपी एमएम फ्री डेमो सेशन और दिस इज फ्रॉम द जीपीटी क्लासेस। और जीपीटी क्लासेस क्या है? जीपीटी क्लासेस जो है वो गुरप्रीत कौर की हैं, वो फाउंडर हैं यहाँ की, और उनको अराउंड 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एसएपी एमएम में। और हम लोगों ने स्पेशली सिर्फ एक एसएपी एमएम पे फोकस किया है इन जीपीटी क्लासेस। हम अभी और किसी मॉड्यूल पे फोकस नहीं करते। तो हमारा जो फोकस एरिया रहता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की स्पेशलाइजेशन में रहता है। अब जैसे आप अगर पर्टिकुलर, अब आपके अगर आँख में प्रॉब्लम है तो आप आई स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे, अगर दांत में है तो डेंटिस्ट को दिखाएंगे। तो ऐसे ही जब एसएपी एक इतना बड़ा सॉफ्टवेयर आपको सीखना है, तो रादर देन कि हम अलग अलग जगह से सीखें, किसी एक स्पेशलिस्ट जगह से क्यों ना सीखें जो कि मतलब आपको उसी के अंदर एक्सपर्ट बनाए। तो बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं तो जो भी इंटरव्यू पास करना चाहता है, तो इंटरव्यू पास करना तो आसान है, रट्टा मार के हो जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम कब आती है? जब आप ऑफिस की एक चेयर पे बैठे होते हो और एक एरर आ जाए। ठीक है, तो अब जो आप ये डेटा देख रहे हैं, सॉरी मैं ये बंद करता हूँ। अब जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं, ठीक है, जैसे मटेरियल इंटरचेंजेबिलिटी हो गया, सिचुएशन हैंडलिंग हो गया, ओके, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। और ये वाकई में ही ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने अपने 17 साल के करियर में फेस की हैं। तो मैं आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बल्कि ऑफिस के पहले दिन के लिए रेडी कर रहा हूँ कि जब आप वहां पे जाएं और तब आपको कोई भी चीज अगर ऐसी दिखती है तो आप हैरान ना हो जाए कि ये तो हमने देखा भी नहीं, हमें पता भी नहीं है। ओके, सो एट जीपीटी क्लासेस विल बी फोकसिंग ऑन योर कंसेप्ट क्लैरिटी। आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जहाँ पे भी आप फंस रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, ताकि हम वो सब आपके क्लियर कर सकें। ओके, तो इन सब के बीच में है क्या, आपकी लर्निंग्स को बहुत इजी बनाएंगे। बहुत इजी कैसे? ना कि सिर्फ टी कोड्स और डेफिनेशन बता के, बल्कि रियल वर्ल्ड में हम इसको कैसे समझ सकते हैं बहुत ही आसान तरीके के अंदर हम इसको ऐसे सीखेंगे। ठीक है, अब जैसे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है, अब अगर मैं किताबी भाषा में आ जाऊं तो क्या होगा? वी क्रिएट अ परचेज एक्विजिशन, ओके, देन वी क्रिएट आरएफक्यू, देन वी क्रिएट परचेज ऑर्डर, देन वी रिसीव गुड्स, ऐसे 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 करके कहानियां चलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन तब क्या होगा अगर मैं इस बात को आपको ऐसे समझाना चाहूं कि आपको एक कार खरीदनी है, तो आप कैसे खरीदोगे? क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे? कोई भी? पहले तो कोटेशन निकालूंगा। बिल्कुल। कोटेशन के बाद फिर मतलब बाकी भी चीजें देखूंगा, जैसे कि माइलेज क्या है, हाँ,
और शोरूम की अवेलेबिलिटी देख लूंगा। हम्म, हम्म, तो ओके। बाकी हम्म, और कोई, एनीवन? बेझिझक होके बोलो, बेझिझक होके, कोई यहाँ पे आपको जज नहीं कर रहा। यहाँ पे हर कोई सीखने आया है, या मैं यहाँ पे आपको सिखाने आया हूँ। अगर हम लोग एक दोस्त और एक छोटा भाई बड़ा भाई बन के रहेंगे ना, तो मैं भी आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ और आप भी मुझसे बड़े प्यार से समझ सकते हैं। तो कंसेप्ट कभी भी सिर्फ एक को रट्टा मार के नहीं क्लियर किया जा सकता। अब अगर यही परचेजिंग मैं आपको एक शॉर्ट से तरीके में समझाऊं कि सबसे पहले तो आपको ये फील होना चाहिए कि भाई मेरे को गाड़ी चाहिए या नहीं चाहिए। जब आपकी कोई प्रॉब्लम सर्कमस्टेंस आएगा, प्रॉब्लम होगी या कुछ भी है, जब आपको फील होगा कि भाई अब मेरे पे गाड़ी होनी चाहिए, ओके, तब हम सबसे पहले हमें उस रियलिटी का रियलाइज होगा, उस रिक्वायरमेंट का रियलाइज होगा कि हाँ हमें ये चीज चाहिए। ओके, और जब हमें वो चीज चाहिए होगी तब हम क्या करेंगे, तब हम अपने घर में डिस्कस करेंगे सबसे पहले अपने घर वालों से कि कार लें या ना लें या कौन सी लें। ओके, सो बेसिकली अगर हम सब ये बातें करें और इसके बाद जब आपको घर से अप्रूवल मिल जाएगी, तो घर से अप्रूवल मिलने के बाद क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? हम शोरूम्स पे जाएंगे, उनसे सारी डिटेल्स लेंगे, कोटेशन लेंगे, हर एक कार का स्पेसिफिकेशन लेंगे, किसका क्या माइलेज है, क्या फैसिलिटी है, क्या फीचर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अलावा वो हमें क्या दे रहा है, कुशन दे रहा है नहीं दे रहा, या नीचे मैट लगा के देगा नहीं देगा, और गाड़ी जो बाहर खड़े 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 जो धूल जमती है उसके लिए मेरे को कवर भी चाहिए और मैं 1 रुपया नहीं दूंगा एक्स्ट्रा। कर दें डिस्कस, और तब जो हमें एक फाइनल प्राइस देता है तब हम उसके शोरूम पर जाके ऑर्डर दे देते हैं, राइट? ऑर्डर देने के बाद वो कार रेडी करता है, हमें डिलीवर करता है, और उसके साथ साथ एक छोटा सा बिल दबा देता है कि अब आपकी पेमेंट करने की बारी है। और तब आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, कार की पेमेंट करते हैं और कार लेते हैं, घर आ जाते हैं। ऐसे ही होता है। राइट? सही कह रहा हूं दोस्तों? ठीक है, यही सेम चीज एसएपी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एसएपी में होता है। बस इन सब चीजों के नाम दे दिए। जहां आपको खुद से समझ में आया कि मेरे को ये चीज लेनी चाहिए, वहां पे उन्होंने रिक्विजिशन का नाम दे दिया, रिक्वायरमेंट का नाम दे दिया। जहां पे हम जाके उनसे स्पेसिफिकेशन लेके आ रहे हैं, कोटेशन लेके आ रहे हैं, वहां पे उन्होंने आरएफक्यू कर दिया। जहां हम जाके उसको ऑर्डर दे रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, वहां पे हमने परचेज ऑर्डर दे दिया। जब हमें गाड़ी मिल रही है तब हमने उसे गुड रिसीव कह दिया। जब हमें इनवॉइस मिल रहा है, बिल मिल रहा है, हमने उसको इनवॉइस कह दिया। और जहां हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके पेमेंट करते हैं, वहां पेमेंट हो गई। चीजें सेम है, बस नामों का अंतर है। ऐसे ही कुछ कंसेप्ट हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, जो कि आज की दुनिया में चल रहा है। तो आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में वो आपसे सिर्फ एक ट्रांजैक्शन कोड क्या होता है या इसकी डेफिनेशन क्या होती है कोई नहीं पूछने वाला। पूछने वाले हैं तो क्या पूछने वाले हैं, ये काम कैसे करता है, क्यों करता है, कब करता है, कब हमें इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों का डर है, जो कि सबसे बड़ा डर क्या होता है कि जॉब तो लग गई लेकिन मैं 6 महीने टिक पाऊंगा या नहीं टिक पाऊंगा, क्योंकि मेरे को टी कोड्स आ गए, मेरे को डेफिनेशन आ गई, मेरे को जॉब भी मिल गई, मैंने रट्टा मार के इंटरव्यू निकाल लिया। लेकिन जब धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तब आप क्या करोगे? और तब उस समय के लिए आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूं।
ठीक है, ताकि आपका जो 6 महीने का पीरियड होता है ना, उसे प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, ताकि मैं आपका वो प्रोबेशन पीरियड आराम से निकाल दिया जाए। तो इसलिए जीपीटी क्लासेस में हम सिर्फ कोर्स नहीं देते आपको, सिर्फ कोर्स नहीं सिखाते। तो बेसिकली हम आपको एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं, जिसमें जॉब लगने के बाद पहले 6 महीने तक अगर ऑफिस में कोई भी एरर आए, कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी इशू आए, या सपोज करो बॉस ने उठा लिया और बुला लिया कि आदित्य मेरे को ये चीज बताओ कि क्या करना है, कैसे करना है, तो उस वक्त आदित्य को डर नहीं लगना चाहिए। बस वो सीधी सी एक बात कह के आ जाए, ठीक है सर मैं जरा इसके बारे में देख के बताता हूं आपको, और तब वो मेरे को फोन करे और आराम से डिस्कस करे, और ताकि हम लोग उसे आराम से डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकालें और उसको क्लोज कर सकें। इन सब चीजों के लिए होती है ऑन जॉब सपोर्ट, जो कि हम आपको 6 महीने तक दे रहे हैं। ओके, तो इन शॉर्ट जॉब लगवाना मेरी जिम्मेदारी है और जॉब बचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। ओके, तो मैं अपने इस महीने के बैच में ओके आई विल बी फोकसिंग ऑन द 5। सो वी आर गोइंग टू हैव द फोकस 5 ग्रुप, एक फोकस 5 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और उसका रीजन ये है क्योंकि मैं कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा हूं, ठीक है, जिसमें कि मेरे को 50 बच्चों की भीड़ चाहिए, ठीक है। बस मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ 5 ऐसे जुनूनी लोग चाहिए जो लाइफ बदलना चाहते हैं और सच में बदलना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि नहीं मेरे को 50 लोग चाहिए, तो आप खुद सोच सकते हो कि मैं किस किस का फोन उठाऊंगा, फिर तो मैं किसी का भी फोन नहीं उठा पाऊंगा, और अगर एक के साथ फोन पे होऊंगा तो दूसरे का वेटिंग में आएगा। तो मुझे ही फोकस सिर्फ 5 लोगों पे करना है, ताकि मैं हमेशा उन लोगों का साथ दे सकूं, ठीक है, और हमेशा एक तरह से ये बात कहूंगा कि मेरा हाथ हमेशा उनके ऊपर रहे, ताकि कहीं भी फंसो तो मैं बैठा हूं। सिंपल सी कहावत है ना, मैं हूं ना। सो आई जस्ट वॉन्ट टू बी दैट मैं हूं ना फॉर यू गाइज। तो अगर आप वही जुनूनी लोग हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए। ओके, तो जब हम बात करते हैं एसएपी की, तो एसएपी क्या है? एक ईआरपी है। ईआरपी क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है, जो कि मशीन, मनी, मटेरियल और मैन पावर, इन चारों का ध्यान रखता है, और इन चारों का ऐसा ध्यान रखता है ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई भी फोरकास्ट करना हो, एनालाइज करना हो, एनालिसिस करना हो, वो सब आराम से करा जा सके। ओके, जैसे रोहित आपने बताया कि आपको मंथ एंड पे या वीक एंड पे आपको रिपोर्ट्स बना के देनी होती है, तो वो काम और आसान करने के लिए एसएपी है, और खासकर S/4HANA। ओके, तो जब हम बात करते हैं एसएपी की, तो एसएपी 1972 में आया था, जर्मनी में लॉन्च हुआ था और रिकॉग्नाइज हुआ था ग्लोबली। और क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है। तब ये इंटीग्रेटेड था विद इन डिपार्टमेंट, लेकिन आज की डेट में ये इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड और भी मॉड्यूल्स के साथ हो चुका है, और भी सॉफ्टवेयर्स के साथ हो चुका है। तो ये एसएपी के बाहर भी जो भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है उनके साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है। तो यहाँ पे हम जो सीखेंगे वो सिर्फ एमएम ही नहीं सीखने वाले, एमएम आगे कैसे काम करता है, कंपनीज में कैसे काम करता है, और सबसे बड़ी बात आज की डेट में रियल ऑर्गेनाइजेशन या रियल सिनेरियोज में क्या काम चल रहा है, ताकि आप लोग एक भीड़ से अलग दिख सकें। सीख हर कोई रहा है, खड़ा हर कोई है। इंटरव्यू में जाओगे 100 लोग वैसे ही मिलेंगे, लेकिन आप उन 100 लोगों में अलग कैसे दिखाई दोगे? जब आपके पास नॉलेज होगी। और लोगों के पास सिर्फ टी कोड और डेफिनेशन होगा, लेकिन आप लोगों के पास उसके अलावा नॉलेज होगी कि कब चीज कहां करनी है, कैसे करनी है और क्यों करनी है। ओके, तो जब हम बात करते हैं एसएपी की, तो
SAP कम से कम इसने 62% ग्लोबल ERP मार्केट जो है कैप्चर कर रखा है आज की डेट में, और मोर देन 4,10,000 कंपनीज आर देयर इन ओवरऑल 180 कंट्रीज. ओके, या मुस्कान, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर, करंटली अभी स्टूडेंट हूँ, आई एम जस्ट 12th पास, और मुझे एसीपी करना है, तो क्या ग्रेजुएशन ज़रूरी है उसके लिए कि मैं एसीपी कर सकती हूँ? देखो, आप एसएपी कर सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन ज़रूरी है. मैं ये बात आपको झूठ नहीं बोलूँगा, ग्रेजुएशन बिल्कुल ज़रूरी है. ठीक है. और जैसे एसएपी के साथ मुझे डिप्लोमा करना था, जैसे एसएपी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट फील्ड में जाना है. हाँ, तो ज़रूरी है ग्रेजुएशन के लिए, क्यों मैं डिप्लोमा नहीं कर सकती आगे? नहीं कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. एसएपी के साथ क्या है कि उन्हें मिनिमम अपना 15 साल की एजुकेशन चाहिए होती है, या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है. ओके, तो आपका जैसे क्या मैंने है? अभी, हाँ, प्लीज बोलिए. हाँ जैसे मैंने अभी सेट किया है कि मुझे एसीपी करना है, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये तीन तीन फील्ड है, मतलब तीनों एक से जुड़ी हुई है, मुझे बिल्कुल. इसमें ही कंटिन्यू करना है आगे. बिल्कुल. तो तो इस जगह पे आपको पता है, जैसे मेरे पास और भी स्टूडेंट्स हैं. आप तो चलो भी 12th पास कर रहे हो, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं. ओके. और वो अभी से सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं ताकि कल को उनके इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में अगर कंपनीज आती हैं तो उनके पास एक एक्स्ट्रा डिग्री हो. ठीक है. वो मेरे पास चेन्नई के एरोस्पेस के स्टूडेंट्स भी हैं. ओके, ठीक है. अब वो सब सिर्फ अभी 12th के जस्ट बाद क्यों सीख रहे हैं? सिर्फ इसलिए ताकि उनके पास एक एडेड एडवांटेज हो. बस मैं इस जगह के आपको ये गाइड करूंगा, जब आप एसएपी सीखोगे तो एसएपी के बाद एक सर्टिफिकेशन होता है एसएपी का, जो कि ग्लोबली वैलिड है. आप वो जरूर करना, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे ग्रो करने में. और अपन इसमें इनरोल कहाँ कर सकते हैं? आप इसके लिए गुरप्रीत मैम के साथ या खुशी से कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, इसकी तो ठीक है, चलेगा. ओके, थैंक यू. थैंक यू मुस्कान. ओके, सो बेसिकली आई एम कमिंग बैक टू एसएपी. तो जब मैं एसएपी की बात करता हूँ, तो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे इवन इंडियन नेवी तक एसएपी यूज कर रही है. इंडियन नेवी के लिए जो जहाज बना रहा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर, वो भी एसएपी यूज कर रहा है. ठीक है. एग्रीकल्चर सेक्टर एसएपी यूज कर रहा है. ओके. इंद्रप्रस्थ गैस एसएपी यूज कर रहा है. पेट्रोलियम्स एसएपी यूज कर रहे हैं. इंडियन पोस्ट, रेलवे एसएपी यूज कर रहे हैं. इवन बीएसएनएल, एमटीएनएल एसएपी यूज कर रहे हैं. और तो और जो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, सेंट्रल पब्लिक वेलफेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो भी एसएपी यूज कर रहा है. ये तो बात हुई इंडियन गवर्नमेंट की. जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, वो भी एसएपी यूज कर रही हैं. ओके. इसके अलावा रियल एस्टेट में आपने डीएलएफ का नाम सुना होगा, आपने गौर का सुना होगा, सुपरटेक का सुना होगा, वेव का सुना होगा. दे ऑल आर यूजिंग एसएपी. किस लिए? क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सॉफ्टवेयर है. आप कुछ भी करोगे वो सिस्टम में तुरंत रिफ्लेक्ट होता है, सबको दिखाई देता है. कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता सिस्टम के साथ. कहीं पे भी आप किसी भी चीज को इंटीग्रेट कर सकते हो. जितने भी डिपार्टमेंट हैं एक कंपनी के अंदर, वो सब इस एसएपी के अंदर है. और जो चीज नहीं भी है, आप उसे एसएपी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ओके. तो जब हम बात करते हैं एसएपी की, तो दो तरीके के मॉड्यूल होते हैं. एक होते हैं टेक्निकल, एक होते हैं फंक्शनल. टेक्निकल वो मॉड्यूल होते हैं जिसमें हमें कोडिंग, नेटवर्किंग, इन सब की जानकारी रखनी होती है. और एक तरफ मॉड्यूल होते हैं फंक्शनल, जहां हमें ना कोडिंग से मतलब, ना हमें नेटवर्किंग से मतलब. बस हमें किस चीज से मतलब है कि हमें बिजनेस प्रोसेस पता होना चाहिए कि बिजनेस कैसे चल रहा है. बस बात खत्म. अब जैसे मुस्कान आप हैं, आपको ये बात पता है कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाना है, तो आपके लिए क्या जरूरी है समझना
कि मटेरियल कैसे आता है और कैसे जाता है, कैसे परचेज कर रहे हैं, या किसी ने हमसे परचेज करा है तो हम उसको डिलीवर कैसे कर रहे हैं, राइट। तो यही चीजें हम लोगों को समझनी है SAP MM के अंदर कि कैसे कंपनी परचेज करती है। अब देखो ना, आपके पास फोन है, ठीक है, और सपोज करो कई बार हो जाता है हाथ से अचानक से फोन गिर गया और उसका डिस्प्ले गया, तो हम इस चीज को SAP MM में कैसे समझ सकते हैं, और SAP MM इस चीज में क्या काम करेगा। तो असली चीज तो यहीं से शुरू होती है। जैसे आपने देखा आपका डिस्प्ले टूट गया, आप क्या करोगे? सबसे पहले तो अपना माथा पकड़ोगे, हे भगवान अब एक और खर्चा आ गया खर्चा। अब खर्चा आ गया तो अब क्या करोगे? अब सबसे पहले आप जाओगे एक मोबाइल की शॉप पे, आप उसको फोन दिखाओगे, वो देख के बोलेगे ठीक है इसका डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा। आप बोलोगे ठीक है भैया करो, कोई ऑप्शन नहीं है, अभी नया नहीं खरीदना तो आप बदल दो। ओके, तो दिस इज अ प्रोक्योरमेंट। आप एक सर्विस परचेज कर रहे हो, और वो सर्विस क्या है? उस फोन का डिस्प्ले चेंज करवाना। आपका फोन टूटा, आपकी रिक्वायरमेंट जनरेट हो गई कि भैया मेरे को चेंज करवाना पड़ेगा या नया लेना पड़ेगा। ठीक है, घर में बात करी, उन्होंने कहा भी चेंज करवा लो, भी नया मत लो। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है मेरे को चेंज करवाना है। तो यहां से आइडेंटिफाई हो गया कि मेरे को सर्विस लेनी है या मटेरियल लेना है। नया खरीदना है तो मटेरियल है, और अगर ठीक करवाना है तो वो सर्विस है। उसके बाद आप मोबाइल की दुकान पे गए, आपने दिया, तो आप उससे सर्विस परचेज कर रहे हो। अब वो अपना काम करके सर्विस करके आपको मोबाइल वापस दे देगा। आपने मटेरियल या सर्विस जो भी है वो रिसीव करी, और उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट कर दी। तो यही सब सिनेरियो हमें SAP के अंदर सीखना है कि होते कैसे कैसे हैं। आपको पता है SAP में ना एक प्रोसेस ऐसा भी है, मैं उसका अभी नाम बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट इमेजिन था ना वो क्रिश मूवी में, जस्ट इमेजिन, ठीक है। आप लोगों को एक सूट सिलवाना है, आपने उसके लिए कपड़ा खरीद लिया। अब कपड़ा आपके पास आपके घर पे रखा हुआ है। अब क्या करोगे? टेलर को ढूंढोगे, टेलर के पास जाओगे, कपड़ा दोगे, अपनी शर्ट या सूट सिलवाओगे, करेक्ट। और टेलर को आप सिर्फ उसकी सिलाई का पैसा दोगे, कपड़े का नहीं, कपड़ा तो आपका अपना था। बस आपने क्या करा है, उस कपड़े पे कुछ काम करवा के वो उससे अपनी शर्ट या सूट वापस ले लिया। ये भी एक प्रोसेस है SAP MM का, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चलता है विद द नेम ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एनीवन? हेलो हेलो, मेरी आवाज सब तक पहुंच पा रही है? ये पहुंच रही है। ओके, सो बेसिकली देखो, हम लोग सिर्फ SAP में S4 सीखने नहीं जा रहे हैं, हम लोग ECC भी सीखने जा रहे हैं कि ECC और S4 HANA में क्या डिफरेंस था। और ये क्यों सीखना है? क्योंकि 31 दिसंबर 2027 के बाद SAP जो है ECC को सपोर्ट देना बंद कर देगा, ECC की सर्विसेज देना बंद कर देगा, सपोर्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ S4 HANA को ही सपोर्ट करेगा। तो इसलिए अब जितनी भी कंपनियां हैं वो सब S4 HANA पे मूव होंगी। तो ये सबसे करेक्ट टाइम और सबसे एक्यूरेट टाइम है अपने आप को स्विच करना नॉन SAP से SAP में आने का, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा बल्क हायरिंग्स होने वाली हैं। और इन सब चीजों में जब आप जॉब के लिए जाएंगे और वो आपसे पूछेंगे डिफरेंस कि ECC और S4 HANA में डिफरेंस क्या है, तो अब अगर आपने कभी मल्टीमीडिया फोन देखा ही नहीं, तो आप कैसे डिफरेंस बता सकते हो कि मल्टीमीडिया और एंड्रॉइड फोन में डिफरेंस क्या है? नहीं बता सकते। तो उसी के लिए
हम आपको ECC और S/4HANA दोनों करवाएंगे, और इसके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए हम आपको ECC, S/4HANA 2022 और S/4HANA 2023 तीनों के तीनों सर्वर का 6 महीने का आपको एक्सेस देंगे, ताकि आप 6 महीने तक नॉन स्टॉप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, तो ताकि कल को अगर आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो आपको डिफरेंस भी पता हो और आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो। ओके, दिस इज द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। अब एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या होता है MM के अंदर, कि सबसे पहले होता है क्लाइंट। अब ये क्लाइंट आपका कस्टमर वाला क्लाइंट नहीं है, ये SAP का क्लाइंट है, जो हमारे सर्वर के अंदर का एक पार्टीशन है। उस पार्टीशन को SAP में क्लाइंट बोला जाता है। ओके, जो कंपनी है, ये कंपनी है मेरी एक ग्रुप कंपनी, जैसे रिलायंस ग्रुप हो गया, आदित्य ग्रुप हो गया, महिंद्रा ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, तो वो एक कंपनी के नाम से जानी जाती है। और जबकि कंपनी कोड वो मानी जाती है एक सेपरेट एंटिटी या सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस, जिसकी अपनी खुद की एक बैलेंस शीट बनती है। ओके, तो वो होता है कंपनी कोड। फिर आता है प्लांट। प्लांट क्या होता है, जहां पे या तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या हमारी मटेरियल को स्टोर किया जा रहा है। ओके, वेयर हाउस होता है, या हम वहां पे बना रहे हैं, ओके, स्टोर कर रहे हैं, वहां से बेच रहे हैं, कोई ऑपरेशन हो रहा है, या जितना स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन हो रही है। उन सब बेसिस पे हम लोग प्लांट बनाते हैं SAP में, कि वो प्रीमाइस, वो एंटिटी जहां पे मेरे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। ओके, स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन क्या चीज होती है? स्टोरेज लोकेशन वो चीज होती है जहां पे हम अपना माल रखते हैं विद इन प्लांट। अब घर है, घर के अंदर अगर हम कोई चीज लेके आए हैं, सपोज करो राशन लेके आए, तो वो कहाँ रखेंगे? तो वो किचन में ही रखेंगे। अगर कुर्सी लेके आए तो वो ड्राइंग रूम में रखेंगे। ओके, अगर हम पिलोज लाए हैं तो वो बेडरूम में रखेंगे। ओके, तो ऐसे ही जो भी सामान कंपनी के अंदर आता है या बनता है, तो वो उनकी डेडिकेटेड स्पेसेस में रखा जाता है, और वो डेडिकेटेड स्पेस को बोला जाता है स्टोरेज लोकेशन। ओके, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है वो डिपार्टमेंट जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी प्रोक्योरमेंट कर रहा है, जो भी खरीदारी कर रहा है, वो सब खरीदारी के लिए वो डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। और ऐसे ही परचेजिंग ग्रुप, कि उस पर्टिकुलर सामान को खरीदने के लिए कौन जिम्मेदार है, या कौन है जिससे सबसे पहले या तो कंपनी का कोई बंदा कनेक्ट करेगा कि भाई मेरे माल का क्या हुआ, आया नहीं अब तक, और या वेंडर कनेक्ट करेगा कि भैया मैं ये सामान लेके यहाँ पे खड़ा हूँ, बता दो कहाँ आना है। अब आपके घर में अचानक से मम्मी प्रेस पे काम कर रही थी, अब वो प्रेस खराब हो गई, उन्होंने बोला बेटा प्रेस ऑर्डर कर दो। आप गए अमेजोन पे, फटाफट से प्रेस ढूंढी, ऑर्डर कर दी। अब 2 दिन हो गए, प्रेस अब तक आई नहीं, तो मम्मी किससे पूछेंगी? आपसे पूछेंगी या फिर वेंडर को फोन करके पूछेंगी? बताओ। बताओ बताओ बताओ, कैसे क्या होगा? वेंडर वेंडर को, लेकिन वेंडर की डिटेल्स तो मम्मी के पास है। अरे नो, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी परचेज करने की उससे पूछा जाएगा। जिससे परचेज करनी है उससे पूछा जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अब अगर अमेजोन का डिलीवरी पार्टनर वो लेके आ गया और वो फंस गया कहीं गलियों में, ठीक है, तो वो कैसे करेगा? वो किसको फोन करेगा? वो आपकी मम्मी को फोन करेगा या आपको फोन करेगा? जिसने ऑर्डर दिया था उसको फोन करेगा, उसको करेगा। राइट। तो ऐसे ही परचेजिंग ग्रुप जो होता है वो बायर होता है कंपनी के अंदर,
तो कुछ भी होगा, वेंडर को कनेक्ट करना है तो वो बायर को करेगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में से जिस भी एम्प्लॉय का मटेरियल आ रहा है वो उसको कनेक्ट करेगा बायर को। वो उससे पूछेगा मेरा माल कब आ रहा है, और वेंडर पूछेगा भाई मैं लेके खड़ा हूं, लेके कहाँ आना है ये तो बता दो, मैं फंस गया गलियों में। दैट इज अ परचेसिंग ग्रुप, and that is how we are going to learn each and everything in SAP in a very realistic real life examples के साथ, ताकि आप ये चीज कभी ना भूलें। और सिर्फ यही नहीं सीखना, हमें ये भी सीखना है कि अगर कंपनी में वो लोग पूछते हैं कि भैया मेरा एक नया प्रेमाइस खुला है तो मेरे को उसका प्लांट बनवाना है, एक प्लांट बना दो, तो क्या हम प्लांट ऐसी बना देंगे, या हमें कुछ क्वेश्चन पूछना है उनसे क्यों बनाना है। तो उससे पहले उन्हें का प्लांट बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लांट बनता किस किस कंडीशन में है, कब हम उसे सजेस्ट करेंगे भैया इसको प्लांट बनाओ, और कब हम बोलेंगे नहीं जी ये प्लांट नहीं बन सकता। तो हमें वो सब चीजें भी सीखनी है। या विथ प्लीज गो अहेड। सर बोलना था कि जो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन और परचेसिंग ग्रुप है, इसमें से पीओ कौन डिपार्टमेंट बनाता है, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन या परचेसिंग ग्रुप? पीओ कौन सा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जनरेट होता है पीओ? गुड। सो बेसिकली अमित देखो, परचेज ऑर्डर जो बनाता है वो एक बायर बनाता है, दैट इज अ परचेसिंग ग्रुप, ठीक है। लेकिन वो बताएगा ना मैं कौन से डिपार्टमेंट में के लिए बना रहा हूं, क्योंकि हमारे जो बायर्स हैं वो किसी के लिए भी ना फिक्स्ड नहीं होते। कोई इंपोर्ट का परचेज कर रहा है, कोई डोमेस्टिक परचेज कर रहा है, कोई लोकल परचेज कर रहा है, कोई कहीं का परचेज कर रहा है। भाई हर एक बंदे की अलग अलग सप्लायर्स के साथ सेटिंग होती है, मानते हो? जी 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 सर। ठीक है, तो अब वो किसके लिए परचेज कर रहा है वो हमें बताना पड़ता है, क्योंकि जैसे मेरे लोग अलग अलग हैं ऐसे डिपार्टमेंट भी अलग अलग होंगे। एक डिपार्टमेंट जो मेरा डोमेस्टिक परचेज करता है, एक डिपार्टमेंट जो मेरा लोकल करता है, एक डिपार्टमेंट जो इंपोर्ट करता है। तो मैं भी जब पीओ बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये पीओ मेरे कौन से डिपार्टमेंट के लिए बन रहा है और मैं बना रहा हूं। तो पीओ हमेशा परचेजिंग ग्रुप बनाता है, बायर बनाता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस पीओ के पीछे, कि जब भी मटेरियल परचेज करना है तो किसको रिक्वेस्ट करनी है, किससे डील करना है, वो परचेजिंग ग्रुप होता है। दैट इज बेसिकली अ बायर। तो फिर सर इसमें परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन और परचेसिंग ग्रुप के बीच में कोऑर्डिनेट का वो मतलब कैसा सीन रहता है? इन दोनों का कोई लिंक नहीं होता। परचेजिंग ग्रुप का किसी के भी साथ लिंक नहीं है। परचेजिंग ग्रुप मेरा किसी भी डिपार्टमेंट के लिए परचेज कर सकता है। एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ठीक है। अब आपके घर में पेरेंट्स हैं और आप लोगों बच्चे, ठीक है। अब पेरेंट्स जो है सपोज करो वो सिर्फ ऑफलाइन खरीदने में विश्वास रखते हैं कि भैया पैसा दो और सामान लो, ठीक है। लेकिन जो हम बच्चे हैं आजकल की जनरेशन के, हमें क्या चाहिए, हमें सब चीजें ऑनलाइन चाहिए। हमें घर में आलू भी मंगाना है तो हम ब्लिंकिट करेंगे, और अगर कोई सामान मंगाना है तो हम अमेजॉन करेंगे, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारे घर के अंदर ही दो डिपार्टमेंट है, एक जो कि ऑफलाइन परचेज करते हैं पैसा देके डायरेक्ट कैश देके, और एक हम जो कि ऑनलाइन में बिलीव करते हैं, या तो हम ऐप यूज करेंगे और या फिर हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे, ठीक है। हो सकता है ऐसा अमित? ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स कभी ऑनलाइन सर्विस नहीं ले सकते? अब अगर आप कहीं खड़े हैं और आप फंस गए, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो अब अगर आप अपने घर पे फोन करके बोलेंगे पापा फटाफट मेरे को 1000 रुपीज ट्रांसफर कर दो, तो क्या वो नहीं कर सकते? या आपका फोन का रिचार्ज खत्म हो गया, आप बोल दो पापा मेरा रिचार्ज कर देना फटाफट, तो क्या वो नहीं करेंगे? कर लेंगे। ऐसे ही अगर कभी आप मार्केट गए हुए हो, ठीक है, और आपकी मम्मा फोन करके बोले कि भैया आते हुए बाजार से ये 2-3 सामान लेते हुए आ जाना, और कैश तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है,
तो क्या कभी आप ऑफलाइन परचेज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। एम आई राइट? यस सर। तो ऐसे ही मेरे परचेजिंग ग्रुप जो है वो कभी भी लिंक नहीं होते, क्योंकि कभी वो ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, कभी ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर मैंने लिंक कर दिया तो इसका मतलब तो वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज के लिए बाउंड हो जाएंगे कि नहीं भैया अब तो मेरे को सिर्फ ऑनलाइन ही परचेज करना है। तो अब अगर अचानक से तुम्हारी मम्मी का फोन आ गया और बोल दिया कि भैया आते हुए ये सामान लिया ना, तो अब तो मना कर दोगे, सॉरी आई ओनली डू द ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, आई कांट परचेज, दैट यू आर गोइंग टू से, ये बोलोगे नहीं ना? सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस कंडीशन में कहां पे कैसे हमें चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, और वो चीज आप जितना अच्छा रियल लाइफ में समझोगे। या प्लीज अमित। सर बोलना फिर ये जो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पार्ट है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, ये क्या रियल टाइम सिनेरियो की केसेस में इंडस्ट्री में ऐसा कोई परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का कोई अलग डिपार्टमेंट रहता है, ना कि सिर्फ एसएपी में ही ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वाला रहता है? बिल्कुल रहते हैं। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कई ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कहीं पे एक ही है तो उसका नाम एक ही होगा, MSPD, लाइक मटेरियल एंड सर्विस प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट। कहीं पे आपके कुछ लोग जहाँ पे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है तो इंपोर्ट के लिए परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग होता है और डोमेस्टिक के लिए अलग होता है। डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की परचेजिंग पावर क्या है, कहाँ से ज़्यादा परचेज कर रही है। अगर उनकी परचेजिंग कैपेसिटी कम है तो एक ही परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ही परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है। लेकिन अगर परचेजिंग ज्यादा है, अगर बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जहां पे रॉ मटेरियल भी खरीदा जाता है, जहां पे सेमी फिनिश्ड भी खरीदा जाता है, ठीक है। अब सपोज करो एक साइलेंट जनरेटर बनाने वाली कंपनी है, जैसे जैक्सन हो गई, किर्लोस्कर हो गई, ठीक है। अब इनके जो जनरेटर बनते हैं वो इंजन अलग से आते हैं, कंट्रोल पैनल अलग से आते हैं, इनकी असेंबली अलग जगह पे होती है। तो क्या ये एक ही परचेजिंग डिपार्टमेंट से काम चला सकते हैं? नहीं, इनका अलग अलग होगा। इंजन बनाने के लिए जो इनको अपने रॉ मटेरियल चाहिए वो अलग लगेंगे। कंट्रोल पैनल बना बनाया लेते हैं, लेकिन वो फिनिश गुड नहीं है, वो सेमी फिनिश्ड है, क्योंकि कंट्रोल पैनल भी आपके जनरेटर में लगना है। ओके, तो बेसिस ऑन द इंडस्ट्री, उनके कंपनी के अकॉर्डिंग कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितनी बड़ी उनकी परचेजिंग टीम है, कितना बड़ी उनकी परचेजिंग पावर है, उस बेसिस पे आपके परचेजिंग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। तो फिर सर सिंपल वर्ड में हम बोले तो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में परचेसिंग ग्रुप रहता है, वो सब कैटेगरी में रहता है, हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अलग अलग रहता है। राइट, अच्छा अच्छा। that is what you can see on the screen, a group of buyers within a purchasing organization. Okay, यस सर। anyone else? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी? और सर अमित बोलो सर, और एक सर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे आपने बोला जो इंटीग्रेशन पार्ट वाला बोले ना, जो जैसे कि इंडिविजुअल मॉड्यूल के अंदर में तो इंटीग्रेशन होता है, थर्ड पार्टी का भी इंटीग्रेशन होता है, तो वो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में कौन से लेवल में वो इंटीग्रेशन होता है, अगर वो वाला थोड़ा सा आइडिया देंगे? देखो, वो जो इंटीग्रेशन आपका होता है आपका, ठीक है, वो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के मुताबिक नहीं होता है, वो आपके सिनेरियो के मुताबिक होता है। आपको कौन से प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में आपको थर्ड पार्टी के साथ इंटीग्रेट करना है। आप पीओ भेज रहे हो या आप बाहर से रिसीव कर रहे हो, ओके, आप पीओ रिसीव कर रहे हो तो आपके यहाँ पे क्या बनेगा, आपके यहाँ सेल्स ऑर्डर बनेगा, तब आपका एसडी के साथ इंटीग्रेशन होगा। अगर आप अपना परचेज ऑर्डर भेज रहे हो तो आपका एमएम का होगा। ओके, तो वो इंटीग्रेशंस एंटरप्राइज स्ट्रक्चर लेवल पे नहीं होते। ओके
ओके ओके सर, समझ गए सर। वो मॉड्यूल वाइज और प्रोसेस बेस्ड होते हैं। ओके ओके ओके, okay, anyone else have any query in enterprise structure? तो हम लोग बेसिकली इस पूरे SAP MM के अंदर ये वो प्रोसेस फ्लो है जो मैंने अभी आपको समझाया था। ओके, लाइक कि अगर हमें कार लेनी है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमारी जनरेट होगी, फिर हम सोर्स ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, शोरूम ढूंढेंगे, कोटेशंस मंगवाएंगे, फिर हम वेंडर सेलेक्ट करेंगे, वेंडर सेलेक्ट के बाद हम उन्हें ऑर्डर देंगे, फिर वो जो 2-3 घंटे का पीरियड होता है जितनी देर में वो हमें कार की सर्विस करके और कार रेडी करके दे रहे हैं, उस दौरान हम लोग जाते हैं ना कि भैया कितना टाइम और लगेगा, हो गई नहीं हो गई, वॉश हो गई, पॉलिश हो गई, दैट इज परचेज ऑर्डर मॉनिटरिंग। जब वो कार लेके आते हैं दैट इज अ गुड रिसीट। जब वो हमें इनवॉइस देते हैं तब हम वो इनवॉइस चेक करते हैं कि उन्होंने जो हमें एसेसरीज दी हैं उसके पैसे तो नहीं ऐड कर दिए, और जो जो एसेसरीज बोली थी वो उन्होंने दी भी हैं या एक दो गायब कर दी कि ना दी हो, भूल गए हो। कि मैंने तो उनसे बोला था मेरे को वो डिम्निटी भी चाहिए बीच में गणेश जी के, तो वो उन्होंने लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। और जब आप ये सब चीजें चेक कर लोगे तब आप क्या करोगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके पेमेंट कर दोगे। सो दैट इज हाउ अ ओवरऑल प्रोक्योरमेंट हैपेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। ओके, इनवॉइस वेरिफिकेशन के टाइम पे 2 वे मैच होता है, 3 वे मैच होता है। अब ये 2 वे मैच और 3 वे मैच क्या होता है, कहां पे 2 वे मैच लगेगा, कहां पे 3 वे मैच लगेगा। ओके, सो इन जनरल जब मैं बात करता हूं SAP सर्वर एक्सेस की, तो आपको हर चीज का प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। आपको 3 सर्वर मिलेंगे, जो भी चीज हम करेंगे वो सब चीजों का प्रैक्टिकल एक्सपोजर, आपका खुद का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी रहेगा। ओके, सो लाइक इफ आई शेयर, दिस इज द लॉग ऑन पैड। हम आपको 3 सर्वर देंगे, ECC, S/4HANA 2022 और S/4HANA 2023। ये 3 सर्वर आपको 6 महीने के लिए देंगे। ओके, तो ये आपके डे 1 से जब आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तब से है। ओके, और जो 6 महीने की आपको ऑन जॉब सपोर्ट है वो अलग है, वो आपकी कब शुरू होंगी, जब आप कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। ओके, ये SAP की स्क्रीन होती है, यहाँ पे पासवर्ड और अपना यूजर आईडी डाल के वी विल लॉग इन, और यहाँ पे ही सारे एंड यूजर्स हों या कंसल्टेंट हों, सभी इसी स्क्रीन पे अपना काम करते हैं। ओके, इसका गल्फ और सऊदी में क्या स्कोप है? हाँ सॉरी, इसका गल्फ कंट्रीज में और सऊदी अरब में क्या स्कोप है, कुछ इसका है आगे? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आपकी जितनी भी ऑयल इंडस्ट्री है वहां पे सऊदी अरमको है ना, सटॉप सऊदी अरमको टोटल ऑयल रिफाइनरी, जी। ओके, वो आपका SAP यूज कर रही है, और आज से नहीं कर रही है, 10 साल से यूज कर रही है। ठीक है, वहां पे आपका एक केबल मैन्युफैक्चरिंग है, शाहजहां, सॉरी, एक केबल मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी SAP यूज कर रही है। ओके, सो देर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, और जितनी भी IT, आप दुबई, कुवैत, कतार, चाहे आप UAE ले लो, चाहे आप सऊदी ले लो, तो जितनी भी कंपनी Saudi में maximum sir. Most of the companies they are using SAP, including my company sir. Yeah, including my company also. Arabian Mills. Yeah.
तो सऊदी में सबसे ज्यादा स्कोप है, और वहां पे जो कंसल्टेंट की जो सैलरी होती है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 25,000 दिरहम मिनिमम. दिस इज मंथली. एज ए फ्रेशर कंसल्टेंट ही बता रहे हैं आप? एज अ फ्रेशर आप नहीं, देखिए आपको, आप ऑलरेडी वहां पे हैं, आपके पास अपना डोमेन का एक्सपीरियंस है, सो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेशर. क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो तैयार कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको एज अ फ्रेशर तैयार ही नहीं करूंगा. अगर मैं इतनी मेहनत करने वाला हूं आप लोगों के साथ और मैं बोल रहा हूं कि मेरे को बस 5 लोग चाहिए, वो 5 लोग जो अपने अंदर हिम्मत रखते हैं अपने खुद का करियर बदलने की, तो जब मैं उनके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं तो मैं सिर्फ उन्हें सिखाने के लिए तो मेहनत नहीं करूंगा. मैं यहां पे मेहनत क्यों करूंगा? मैं यहां पे मेहनत करूंगा क्योंकि हम लोगों का एक ही मोटिव है, वो है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना और एसएपी को इस लेवल पे समझना कि कल को आपको कोई देख के ये बोल ही ना सके कि भाई आपने एसएपी अभी 4 महीने पहले सीखा है. तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आपकी नॉलेज भी एक लेवल पे आके आपको कोई भी बोल सके नहीं भाई आपको है 4-5 साल का एक्सपीरियंस कम से कम. तो हम लोगों को मिलके ये मेहनत करनी है कि हम लोग डिस्क्राइब कर सकें, जस्टिफाई कर सके कि हमें 5 साल का एक्सपीरियंस है. भले ही हम फ्रेशर हैं, वो फ्रेशर हम हैं, हमें पता है, लेकिन जिस वक्त इंटरव्यू होगा ना उसको भी पता है, वो वहां पे देख रहा है सीवी में, लेकिन वो इंटरव्यू के दौरान ये बात ना कह सके कि भाई आपको एक्सपोजर नहीं है. एंड व्हाट इज एक्सपोजर? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, योर लर्निंग पार्ट, योर कंसेप्ट्स. सर ये कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा सर? दिस इज 60 डेज, और 60 डेज वर्किंग डेज होते हैं. आप डेली क्लास ले रहे हैं देन इट इज गोइंग टू बी 4 days इन अ वीक. आप ऑल्टरनेट लेंगे दैट इज गोइंग टू बी 3 days इन अ वीक. अगर आप वीकेंड बैचेस लेंगे देन इट इज गोइंग टू बी 2 days इन अ वीक. ओके, बस अंतर क्या है, जो वीकेंड बैच है उसमें 60 डेज की जगह डेज कम हो जाते हैं लेकिन आपके आवर्स बढ़ जाते हैं. और इसका फीस वगैरह कैसा रहेगा सर? फीस वी विल डिस्कस 1-on-1. आप गुरप्रीत मैम को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रीजन बीइंग जीपीटी क्लासेस जो है वो कस्टमाइज पैकेज के लिए फेमस है. हमारा कोई जेनरिक नहीं है कि नहीं भैया मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने अपनी ये 7 टॉपिक आपको दिखा दिए, इन 7 टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, और ये फीस दो, बात खत्म. नो, वी आर गिविंग यू अ मेंटोरशिप, लाइफ टाइम मेंटोरशिप वी आर गिविंग यू. कभी भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं कंफ्यूजन है, डाउट है, यू कैन कनेक्ट विद मी डायरेक्टली 1-on-1. और ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए है या फ्रेशर्स के लिए है? मतलब मैंने जैसे मेरा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, SAP के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं एक दूसरे डोमेन से आ रहा हूँ, तो उस सेंस में आप कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ऐसे कैंडिडेट्स को जिनके पास में मतलब आईटी का बैकग्राउंड तो है, 7 साल से हूँ आईटी में, लेकिन SAP से रिलेटेड नहीं है, इट वाज अ सपोर्ट जॉब. सो हाउ कैन यू हेल्प मी आउट इन दिस केस? सो फरहान, दिस इज रियली आई अप्रिशिएट इट. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, ठीक है, और ये ही सेम क्वेश्चन मुझसे इंग्लिश वाले बैच में भी पूछा गया था. तो इसका आंसर सिर्फ एक ही है, वो ये है कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ कि आई एम लुकिंग फॉर द फोकस 5, ओके, तो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि आप आईटी से हैं, आप नॉन आईटी से हैं, आप एसएपी को जानते हैं, आपने देखा है नहीं देखा है, या आपने पहले से ट्रेनिंग ले रखी है या नहीं ले रखी है. जिस वक्त मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं सबको कंसिडर करता हूं कि आपको एसएपी के बारे में एस भी नहीं पता, ओके, क्योंकि मेरी कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो डे 1 से शुरू हो जाएगी. जो मेरा पहला क्लास होगा ना आपका, वो होगा इंट्रोडक्शन टू ईआरपी, एसएपी, ईसीसी, S4 HANA, ओके. वो अकेला ही मैं कम से कम 2 या 3 सेशंस लेता हूं, क्योंकि वो जो है वो बेसिक है. अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स ही मजबूत नहीं होंगे तो आप सरवाइव कैसे करेंगे आगे जाके इंडस्ट्री में?
तो मेरा जो सबसे मेन पॉइंट होता है ना, तो जितना भी मास्टर डेटा हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, इन सब में आई विल टेक अ फिजिबल टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। आपकी नींव कमजोर होगी तो आप कितना दिन सरवाइव कर सकते हो? तो मैं उस हिसाब से चलता हूं। सो मेरे लिए आप एक्सपीरियंस हैं या फ्रेशर हैं, ओके, आप 12th पास हैं या आप ग्रेजुएट हैं, ओके, आपको 15 साल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और या फिर आप बिल्कुल जस्ट अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन खत्म करके आए हैं। मेरे लिए आप सब लोग एक हैं जब आप मेरे पास आए हैं, तो क्योंकि मेरे को आप लोगों को अलग बनाना है इंडस्ट्री स्पेसिफिक सिनेरियोज के लिए। अभी सर इसमें एक और क्वेश्चन था मेरे पास में कि जैसे अभी जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है, या इफ यू आर ऑब्जर्विंग, आई डोंट नो हाउ मच यू आर इनटू इट, बट जैसे अभी सर्विस नाउ भी बहुत चल रहा है, जैसे सैप भी उन्हीं बेसिस पे काम कर रहा है। लाइक SAP is one of the oldest ERP which is existing and working as of for now. But again, ServiceNow भी as a competitor निकल के आ रहा है। तो how do you suggest we go along with SAP, और like what, कैसा क्या इन्हें आप इसको कैसे endorse कर सकते हो या क्या बोल सकते हो इसको? देखिए, सर्विस नाउ और SAP दोनों का डिफरेंस क्या है, आप पहले वो समझिए। SAP जो है वो कंप्लीट ERP पैकेज है जिसने पूरे डिपार्टमेंट को अपने चीज़ों के साथ इंटीग्रेट कर रखा है, प्लस थर्ड पार्टी के साथ भी इंटीग्रेट कर रखा है। वेयर एज सर्विस नाउ क्या कर रहा है, सर्विस नाउ एक लिमिटेड कैपेसिटी के साथ है, वो लिमिटेड टूल्स के साथ है, लिमिटेड डिपार्टमेंट के साथ है। सर्विस नाउ इज नॉट एट ऑल गिविंग यू अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ERP। ओके, एंड दैट इज वाई इवन SAP आज की डेट में अक्टूबर 2025 में इट हैज कम अप विद S/4HANA 2025 वर्जन, ओके, और जिसके अंदर उसने AI और ML को भी इंटीग्रेट करा है विद द हेल्प ऑफ SAP Joule। तो SAP हर साल अपने आप को अपग्रेड करता है, और इवन क्लाउड वाले को तो वो हर क्वार्टरली अपडेट करता है। Sir, can I ask you some question? Yes, please continue. Yes, Yeah, sir, actually मैंने 2009 में MBA पास आउट किया था। Okay. MBA in marketing. Okay. And sir, I have a 6-year experience in sales, field sales. Okay. But sir, 2015 में मैंने अपना जॉब छोड़ दिया due to some personal reason. I agree. But sir, now I want to restart my career again. So sir, and so if I want to do this course, it will be beneficial for me, because thing is that ki I have a long term career break, so company will consider it. And second question is ki my age is also 43, so what I should do? See, age is not a barrier. Okay. Okay. Now the second thing कि हम लोग आपको ये सपोर्ट करेंगे कि आपको कब कब कैसे कैसे क्या क्या एक्शंस करने हैं, क्या क्या एक्शंस लेने हैं, आपको CV अपना कब बनाना है, कब फ्लोट करना है, कैसे करना है। ओके, आपका नौकरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, वो सब हम लोग करके देंगे। ठीक है, CV हम लोग बना के देंगे। ओके ओके, अब मेन चीज आती है आपका लर्निंग, और आपको सी देयर आर टू थिंग्स, वन इज रिएक्टिव एक्शन एंड वन इज प्रोएक्टिव एक्शन। एक होता है कि भैया हम लोग बाद में सोच के कर रहे हैं, अच्छा ऐसा भी हो गया, या ऐसा होना है, या ऐसा हो सकता है, ठीक है। और एक रिएक्शन हमारा ये है कि अगर हम ये प्लान ऑलरेडी एग्जीक्यूट करके चलेंगे तो डेफिनेटली प्लान A और प्लान B और प्लान C, एनी वन ऑफ देम विल वर्क, बट यस डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग टू वर्क। ओके, अभी मैंने लास्ट बैच में भी बताया था कि अभी लास्ट सैटरडे को ही, मींस मैं अगर कल की ही बात करूं तो मेरे एक स्टूडेंट है, उसको 5 साल का गैप है। ओके, मार्च 2021 में ही हैज लास्ट वर्कड। ओके, और कल ही उसका कैपजेमिनी में उसका सेकेंड राउंड भी क्लियर हो गया। सो कैन यू इमेजिन? सो गैप इज नॉट अ प्रॉब्लम, योर प्रीवियस एक्सपीरियंस इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम।
ओके, प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहां आपको कंसेप्ट्स नहीं पता, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे पहले क्या पूछा जाता है, आपका एक्सपोजर क्या है, आपने क्या काम कर रखा है। ओके, और जब आप अपने बारे में बताते हो और तब जब आप बताओगे कि इस बीच में मैंने अपने आप को अपग्रेड करा है, मैंने SAP MM सीखा है, मैंने इसके अंदर मास्टरी करी है, आई हैव अ कंसेप्ट क्लैरिटी। ओके, और तब जब वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ओके, सो दे आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि ECC और S/4HANA के इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी में क्या डिफरेंस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन P2P cycle, and the third question would be from the subcontracting cycle. I can give you a clear picture entirely कि आपका जो इंटरव्यू चलेगा वो चलेगा किस वे में, एंड वी आर गोइंग टू एक्सपर्ट यू कि आप कैसे अपना इंटरव्यू खुद ड्राइव करोगे, ना कि वो लोग ड्राइव करेंगे। सो दिस इज ऑल। देखिए, मेरा एम जो है, मेरे को लिमिटेड चीज चाहिए, लेकिन चीज मैं ऐसी लूंगा कि जो कि मैं कर सकूं। अगर कोई चीज मेरे बस की नहीं है तो मैं उसमें हाथ भी नहीं डालूंगा। ओके सर, एक्चुअली मेरा जो मतलब पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो सेल्स में रहा है, तो मतलब मुझे SD मॉड्यूल चूज करना चाहिए या MM करना चाहिए? SD में आप जाओगे, भीड़ में खड़े हो जाओगे। ओके, ठीक है, क्योंकि SD में सबसे पहले जो चाहिए वो एक्सपीरियंस लोग चाहिए, और प्लस फ्रेशर्स आर ऑलमोस्ट आई विल से 40 into MM. ओके, दे आर लिटरली 40 into। तो आप खुद सोचो, आपका जो एक कंपटीशन है जो MM का है, उससे ऑलरेडी 40 into आपका SD में शुरू होगा। और इसी वजह से आप कहीं पे भी, आप गूगल पे भी ओपनिंग निकाल के देखोगे ना, तो वहां पे साफ साफ दिखाएगा कि MM हैज द हाईएस्ट ओपनिंग्स इन द मार्केट। आप अभी के भी गूगल पे सर्च करके देखो, इन SD, FICO एंड MM। ओके, ओके, जस्ट सर्च कि FICO, SD और MM में, तीनों में सबसे ज्यादा ओपनिंग्स किसमें है। मे बी आपको मेरी बात पे यकीन ना है, जस्ट गूगल इट एंड सर्च अबाउट द MM ओपनिंग्स। ओके, दूसरी चीज, आपका SD का एक्सपीरियंस और सेल्स का एक्सपीरियंस है, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। ओके, आप सेल्स की बात कर रहे हो, मेरे पास HR के बंदे हैं, मेरे पास PMO हैं जो कि प्रोजेक्ट में एज अ PMO रोल कर रहे हैं। ओके, या HR के हैं जो HR से MM में स्विच कर रहे हैं। सोचो, वी आर फोकसिंग ऑन दैट पार्ट, एंड कंपनीज आर लिटरली, दे आर entertaining them. The only reason, what different we are giving you. आज की डेट में इंटरव्यूज में, आई अगेन रिपीट, कोई भी टी कोड्स डेफिनेशन नहीं पूछता। सबको चाहिए रियल इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस कि आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने नहीं भी करा है तो आप कैसे कर सकते हो, आप एक बिजनेस प्रोसेस को, बिजनेस सिनेरियो को रन कैसे कर सकते हो, कब करना है, क्यों करना है, कब नहीं करना है। आजकल कंपनीज को सॉल्यूशन चाहिए, रेक्टिफिकेशन नहीं। तो मैं अपने यहाँ पे कभी भी आपको ये हाथ में 40-50 क्वेश्चन का PDF नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा कि भाई ये 40-50 क्वेश्चन है, इन्हें याद कर लो, आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। नेवर। आप यकीन नहीं आनोगे, मैंने आज तक एक डॉक्यूमेंट भी अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन का, जस्ट फॉर द सेक कि मैं ये अपने स्टूडेंट्स को दूंगा, मैंने नहीं बनाया। और जबकि सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मेरा सेपरेट एक बैच है जो कि मैं सेशन देता हूं, जिसमें मैं सिर्फ 20 क्लासेस अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन की अलग से लेता हूं। और उसके अलावा फिर जब आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लासेस भी हो जाती हैं, देन जब तक आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जाता, जब तक आप ऑफर लेटर साइन नहीं कर देते, तब तक जितनी कंपनी में आपके इंटरव्यूज होंगे, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे वो लेवल 2 हो, दोनों के दोनों इंटरव्यूज की हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे। आपका कल इंटरव्यू है, हम लोग आज रात को बैठेंगे। सर एक क्वेश्चन था।
सर इसमें रिमोट जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज है? देखिए, रिमोट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि अभी आजकल जो चल रहा है वो हाइब्रिड चल रहा है। हाइब्रिड मतलब 3 दिन आपको ऑफिस जाना होगा, 2 दिन घर से है। और अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो ग्लोबल है, ठीक है, और क्लाइंट को मतलब नहीं है कि आप ऑफिस जाओ या ना जाओ, तो आपको 100% वर्क फ्रॉम होम भी मिल रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोविड के बाद से मीन्स आई लास्ट वेंट टू ऑफिस ऑन 9th March 2020, और 9th March 2020 के बाद से आज तक आई हैव नेवर बीन टू ऑफिस। और सर इसका मतलब है ना, आप जैसे ऑनेस्टली बोल रहे हो, मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि नाउअडेज रिमोट जॉब्स आर मोर प्रेफर्ड, क्योंकि कोई नई सिटी में लेकर जाना है, पूरी फैमिली को शिफ्ट करना है, वहाँ के एक्सपेंसेस और बच्चों का स्कूलिंग वगैरह ये सब चीजें चेंज करना और अडेप्ट करना काफी मुश्किल होता है। तो नाउ आजकल मतलब इन्हें थोड़ा सा सैलरी में नेगोशिएशन या कंप्रोमाइज चल जाता है, लेकिन अगर रिमोट मिले तो कोई भी वही प्रेफर करेगा। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज कितनी रहती है रिमोट की? रिमोट की वो अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, ठीक है। उसके लिए मैं टू बी क्लियर एक आंसर दूंगा। जब आपके पास एचआर का कॉल आता है, यू विल आस्क देम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जो भी आपकी ये ओपनिंग है, जो रिक्वायरमेंट है, इज दिस फॉर अ डोमेस्टिक क्लाइंट और फॉर अ ग्लोबल क्लाइंट? Are they going to give us work from home, or there is a hybrid mode, or we have to report to office? Okay, but yes, in some cases they are looking for person who can come to the on-site, but there are mostly, again, आज भी Deloitte, PwC, जितने भी Big Four हैं, okay, Accenture, okay, Tech Mahindra और Wipro, they are not calling you until unless client की रिक्वायरमेंट नहीं है, then वो लोग नहीं बुला रहे हैं ऑफिस। ओके, ठीक है। और इसका टाइमिंग क्या रहेगा सर? वो भी मतलब इन्हें बाद में ही डिस्कस होगा या आप अभी बताएंगे? देखिए, टाइमिंग्स डिपेंड करता है कि आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर आप कब अवेलेबल है। अच्छा, ओके, ठीक है, क्योंकि आपका मेरा आपका सर कंसर्न ये है, मैं जी, अपने अकॉर्डिंग ना चला के मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग चलता हूँ। आपका व्हाट इज योर गुड नेम सर? आई एम अर्पित जैन। ओके, 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 सो एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन मुझे था। बिल्कुल। ये अभी क्या मैंने अभी ज्वाइन किया, एक्चुअली मैं थोड़ा कहीं बिजी था तो मैं कर ही नहीं पाया, और एकदम कोई तक नहीं। ध्यान है अभी। तो मैं बस, मेरा जो मेन कंसर्न यही है कि जैसे मैं क्या अभी बिल्कुल अलग फील्ड से हूँ, हम्म टीचिंग कर रहा हूँ मैं एक्चुअली में, हम्म और मुझे इसमें स्विच करना है, और एज भी अप्रोक्सीमेट 37 के अराउंड है मेरी। ओके, तो क्या पॉसिबिलिटीज है मतलब इसमें? देखिए, पॉसिबिलिटीज ये हैं कि अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हैं तो एसएपी वेलकम ट्रांजिशंस। एसएपी कभी भी आपको मना नहीं करता कि आप ट्रांजिशन नहीं कर सकते या आप अपना जॉब नहीं स्विच कर सकते। ओके, लाइक जैसे बाकी सब में होता है, अगर आप कोई और लैंग्वेज कर रहे हैं या और किसी फील्ड में जा रहे हैं, दे लुक फॉर द सेम काइंड ऑफ सिनेरियोज। ओके, बट व्हेन इट कम्स टू अ पर्टिकुलर थिंग, जैसे आपने बताया आप टीचिंग में है, ओके, एंड नाउ यू आर स्विचिंग एंड यू आर ऑलरेडी एट 37, सो यू कैन मेक, ठीक है। वी हैव वन कैंडिडेट टुडे इटसेल्फ, एंड उनकी एज भी दे आर अराउंड 40+, ओके, they are also looking for a transition and they are also looking for come into the market. ओके। Okay, so age barrier SAP में है ही नहीं। तो किसी ने क्या सजेस्ट किया था एमएम के लिए, तो एमएम सही रहेगा क्या? MM इसलिए सजेस्ट किया था, रीजन बीइंग, अगर आप फाइनेंस की बात करोगे तो आपको उसके लिए आपका अकाउंटिंग बहुत सॉलिड होना चाहिए। ओके, अगर आप एसडी की बात करोगे तो आपको सेल्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। मटेरियल्स मैनेजमेंट एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें बस आपके पास ग्रेजुएशन है और इंग्लिश है, यू आर गुड टू गो। ओके। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आपने, अगर ये पूरा का पूरा बिजनेस प्रोसेस पे चलता है,
So how is it different with the Tally? Which I am also Tally certified. So Tally से कितना डिफरेंट है? सर Tally is also टैली से ERP. मैं सही बताऊं तो टैली से और इसमें मतलब कोई लाख 2 लाख या करोड़ का नहीं, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। टैली में क्या है, Tally आपने also डायरेक्ट, ERP. हाँ टैली भी ईआरपी है। टैली में क्या है, फाइनेंस है, परचेजिंग है, और अभी बिलिंग भी चालू हो गया है। जी जी, अभी चालू हो गया वेरी प्राइम में। ठीक है, टैली में ये सब काम हो गया है। लेकिन अगर मैं एसएपी की बात करूं तो एसएपी में क्या है, एसएपी में आपके सारे के सारे डिपार्टमेंट हैं, आप डिपार्टमेंट का नाम लो, वो एसएपी के अंदर है। ठीक है, दूसरी चीज, आपका टैली में आपने एक एंट्री डाल दी, सपोज करो आपने किसी से मटेरियल खरीदा 1 लाख का, ठीक है, और आपने उससे चेंज करना है, आप गए, आपने उस एंट्री के अंदर किसी ने चेंज कर दिया, उसे 1 लाख की जगह 1.5 लाख का कर दिया, तो हम उसका ट्रेस निकाल ही नहीं सकते किसने एंट्री में चेंज कर दिया, किसने 1.5 लाख कर दी, राइट। जबकि एसएपी के अंदर किसने करा है, कब करा है, वो सब ट्रेस होता है। एक बार एंट्री डल गई तो आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे, आपको कैंसिल करनी पड़ेगी, तब दोबारा आप एंट्री करोगे। तो अगेन वी हैव दैट ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेसेबिलिटी। ओके, after completed training, would I have to get any global certification, SAP global certification? एसएपी I ग्लोबल need. सर्टिफिकेशन के लिए आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, तो हम लोग प्रिपरेशन भी कराते हैं। बेसिकली पहले सर्टिफिकेशन था थ्योरेटिकल, सिर्फ 80 क्वेश्चन आते थे और वो 80 क्वेश्चन करके आप निकाल लोगे। अभी क्या है, एसएपी ने इसे प्रैक्टिकल कर दिया है। अभी आपको एक टास्क दिया जाएगा, एक एक्टिविटी दी जाएगी, जिसके लिए आपको 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और उस 24 घंटे के अंदर आपको वो एक्टिविटी परफॉर्म करके सबमिट करनी होती है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि होता अभी जब टैली सर्टिफिकेशन आया था, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसा मतलब हम एसएपी करने के बाद एमएम करें या एसडी करें, जो भी मॉड्यूल करें, जब हम जॉब के लिए मार्केट में उतरते हैं तो वहां पे कोई ऐसा क्लॉज ना हो कि आप अगर एसएपी ग्लोबल सर्टिफाइड हो तभी आपको लिया जाएगा। क्योंकि मैंने जब टैली सर्टिफिकेशन किया था, मैं टैली सर्टिफाइड हूँ, मेरे साथ और भी बंदों ने किया था, तो वो जब आज भी जानते वो हो रहा है, अगर कोई टैली सर्टिफाइड है और वो बीकॉम से नहीं है तो कंपनी पहले ही लिख देती है कैंडिडेट शुड हैव बीकॉम। बिल्कुल अदरवाइज वो फिर वहां पे वो चाहे वो बीकॉम वाले को आता हो ना आता हो, और उसको वो उससे ज्यादा वो एकदम पीएचडी मास्टर होता है, लेकिन वो नहीं कंसिडर करती। उन्होंने पहले ही जब एक रिक्वायरमेंट लिख दी कि अगर बीकॉम है तो फिर इंटरव्यू बैठ सकता है, अदरवाइज नहीं। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एसएपी एमएम करने के बाद हम अगर जाते हैं यहाँ या गल्फ में, क्योंकि मेरा मोटिव यहाँ पे करने का नहीं है, ठीक है ना, तो वो क्योंकि मुझे यहाँ 10 लाख दे वहां 8 दे तो भी मेरा चलेगा। तो अगर वहां पे ग्लोबल फिर उसके बाद फिर होगा कि जो है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। नदीम, अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए फोर्स करता ही नहीं कि आप सर्टिफिकेशन करो, ठीक है। इवन पता नहीं कितने ऐसे एसएपी सर्टिफाइड कंसल्टेंट्स हैं अभी आज की डेट में मार्केट में, जिनके पास सर्टिफिकेशन है लेकिन नॉलेज नहीं है। ओके, दूसरी चीज, सर्टिफिकेशन इसके लिए कहीं पे भी मैंडेटरी नहीं होती। अगर आप यूरोप, यूएस या कहीं ऐसी जगह अप्लाई कर रहे हैं, तब वहां पे वो लोग सर्टिफिकेशन मांगते हैं। ओके, लेकिन अगर आप नॉर्मली किसी आईटी कंपनी में कर रहे हैं, दे विल नॉट आस्क, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप किसी कंपनी में चले जाओगे, ज्वाइन कर लोगे, वाई टू वेस्ट योर मनी? आप अपने पैसे क्यों लगाओगे यार? आप कंपनी में जाओ और कंपनी आपको सर्टिफिकेशन कराती है, दे विल बेयर द कॉस्ट, आप वहां से करो। तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पहले खुद से पैसे खर्च करो और सर्टिफिकेशन करो, नहीं, आई विल नॉट सजेस्ट। होना चाहिए, दैट इज यस, दैट इज गुड, लेकिन वो हो तो कंपनी में जाने के बाद भी सकता है। दैट इज माई थॉट। ओके। और अर्पित सर, what was the impact of AI on this SAP MM module? आगे फ्यूचर में मतलब इन्हें what are the डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सिंपल सा एक बात हमें समझनी है सबको, ठीक है। हम लोगों ने बात करी कि AI आ रहा है, AI आ रहा है, लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए कि उस AI के लिए उस कंपनी के अंदर SAP इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कंसल्टेंट।
कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी बग आता है, कोई भी इशू डिफेक्ट कुछ भी आएगा, वो कौन रिजॉल्व करेगा? कंसल्टेंट। एआई का क्या काम है? एआई का काम है सिर्फ उस कंपनी के लिए एक हेल्प बनना। हेल्प कैसे? कि पहले मेरे को मल्टीपल ट्रांजैक्शन कोड चलाने पड़ते थे कुछ डेटा देखने के लिए। अगर मेरे को देखना है कि मैंने इस वेंडर को आखिरी 5 पीओ किस किस रेट पे दिए थे, तो पहले क्या होता था, पहले मैं परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में जाता था, या मैं पहले उसके पुराने 5 पीओ निकालूंगा, उसकी परचेज ऑर्डर हिस्ट्री देखूंगा। आज की डेट में यही काम मैं एआई को बोलूंगा, मेरे को इस वेंडर के पिछले 5 परचेजिंग हिस्ट्री दिखा दो, तो वो आपको दिखा देगी। तो वो आपकी हेल्प के लिए है, और वो हेल्प कंसल्टेंट के लिए नहीं, एंड यूजर्स के लिए, बिजनेस के लिए है। एआई और एमएल वो बिजनेस के लिए है। तो ना तो वो पहले जॉब खाने वाली थी, ना वो आगे जॉब खाने वाली है एज अ कंसल्टेंट, क्योंकि उन सब चीजों को भी इंप्लीमेंट करने के लिए कंसल्टेंट ही चाहिए। So AI or ML is not going to replace consultants in the market. Is it clear? Okay. Okay. So anyone else? जिन लोगों ने लेट में ज्वाइन किया है, आई हैव द रिकॉर्डेड सेशन विद मी। मैंने सेशन रिकॉर्ड करा है। I will share the recording with you, okay, and you will get the recordings. Okay, so these are the services जो हम देते हैं। बेसिकली हम लोग आपको ट्रेनिंग कराएंगे, तो हम आपको ECC और S4HANA ये दोनों ट्रेनिंग करा रहे हैं। इसके अलावा जो स्पेशल टॉपिक्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं और जो कि आजकल इंटरव्यूज में भी चल रहे हैं, वो सब टॉपिक वाइज भी हम आपको ट्रेनिंग सेशंस देंगे। ओके, अगर आप कभी बाद में सर्टिफिकेशन देते हैं तो हम उस सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। ठीक है, जो मेरा फोकस है यहाँ पे अभी आप लोगों से जुड़ने का, वो है मेरी पर्सनल मेंटोरशिप 1-on-1, ताकि मेरा हर एक पे इक्वली फोकस रहे। कौन कितना सीख रहा है, कौन नहीं सीख रहा, कौन पीछे हट रहा है, कौन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तो जहां पे प्रैक्टिस नहीं करोगे वहां पे मैं कान भी खींचूंगा, और जो सारे प्रैक्टिस भी करेगा सारे उसे शाबाशी भी मिलेगी। ओके, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके 20 अलग सेशन होंगे, लर्निंग सेशन से अलग। ओके, लेवल 1 और लेवल 2 इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराएंगे। जितने भी आपके इंटरव्यूज अलाइन होंगे वो सब इंटरव्यूज में हम आपकी हेल्प करेंगे। आपका रिज्यूमे राइटिंग, आपका उसके अलावा जेडी फोकस्ड आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू अलाइन होगा तो वहां से जेडी आएगा, तो उस जेडी के अकॉर्डिंग हमें कैसे तैयार होना है, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसके अलावा वी आर गोइंग टू गिव यू 6 month सर्वर एक्सेस फॉर 3 SAP सर्वर्स, और इसके अलावा यू कैन get up to 6 months of on job support, ताकि आप सिर्फ सीखने के टाइम पे ही नहीं, सीखने के बाद जॉब करते टाइम भी अपने आप को सुरक्षित फील कर सकें। सर ये जॉब आप लोग प्रोवाइड कराएंगे कि मतलब हम क्या लोग जॉब? असिस्टेंस करेंगे, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, CV देना, HR तक पहुंचाना, इंटरव्यू शेड्यूल होना, या इंटरव्यूज में कैसे कैसे आंसर करना है, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम आपके इंटरव्यू आपको खुद निकालना पड़ेगा। 99% मैं दे रहा हूं, 1% आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू आपका होगा, डिलीवर आपको करना होगा। मैं आपको बता सकता हूं कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, लेकिन बोलना तो आपको ही पड़ेगा ना मैम। जी। ठीक है, तो इंटरव्यू असिस्टेंस है, और जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि 3 महीने का कोर्स है और 1 महीने का आपका असिस्टेंस है या 2 महीने का असिस्टेंस है। नो, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, जितने इंटरव्यूज आप शेड्यूल करोगे उन सब के लिए मैं आपके साथ हूं। ओके, तो मेरे 2 बैच चलेंगे सेपरेट।
एक इंग्लिश का है मेरा, जिसमें मैं देख रहा हूं अपने फोकस 5, और एक हिंदी का बैच चलेगा सेपरेट, जिसमें मैं अपना फोकस 5 देख। ओके गाइस, एनी अदर क्वेश्चन और एनी अदर डाउट यू कैन लास्ट क्वेश्चन कि ये जो आप कह रहे हैं प्रैक्टिस, जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं जैसे सेल्स मैनेजर वर्क कर रहा हूँ स्टील इंडस्ट्री में, तो पर डे कितनी प्रैक्टिस, कितने आवर्स प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है? पर डे देखो, अगर आप ढंग से काम कर रहे हो, आधा 1 घंटा इज सफिशिएंट। 1 घंटा भी आपने करा, जो आप डेली सीख रहे हो बस उसको प्रैक्टिस करो पहले, ठीक है? और आपका खुद इतना मन लगने लग जाएगा कि वो ही आप 1 घंटे से 1.5 से 2, या वीकेंड्स पे भी आप कब में को अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाएंगे। आप अगर सऊदी या यूएई में हैं तो फ्राइडे सैटरडे में आप कब लैपटॉप खोल के बैठेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लासेस कितने देर का होगा सर? बेसिकली पर डे क्लासेस कितने देर का रहेगा? पर डे या फिर ऑल्टरनेट डेज? नहीं, वो तो अगर वीकेंड पे करेंगे तो आप 2 आवर्स 3 आवर्स होगा, कितना होगा सर? 2 आवर्स होगा वीकेंड पे। और वैसे वीकडे पे? वीकडे पे इट इज गोइंग टू बी 1 आवर। 21। सर जैसे एसएपी में हमारा जॉब प्रोफाइल क्या होता है सर? एंड यूजर लेवल पे, कंसल्टेंट लेवल पे, मतलब कैसा जॉब प्रोफाइल रहता है? या प्रियम, आई वुड लाइक टू गिव द आंसर फॉर दिस। हम लोग एंड यूजर पे ध्यान देने गए नहीं। मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता अपने स्टूडेंट्स को कि वो एंड यूजर के लिए अप्लाई भी करें। सो मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो सिर्फ कंसल्टेंट लेवल रहेगा। ओके, तो अगर आप एज अ इनिशिएटर जाते हो तो आप एसोसिएट कंसल्टेंट जाएंगे, ओके, विच इज अ फ्रेशर लेवल एंट्री और अ एंट्री लेवल। ओके, then we have a consultant, then we have a senior consultant, then we have the lead consultant, okay, then we have the principal consultant, okay, we have SME, and we have the solution architect. These are the roles basically. Okay, so we'll be focusing on consultant level. जो आपको मैं एक्सपोजर दूंगा वो कंसल्टेंट लेवल का होगा। तो सर कंसल्टेंट लेवल पे मतलब क्या कॉन्फ़िगरेशन रहता है, या मतलब क्या जॉब प्रोफाइल होता है? यस मैम, कॉन्फ़िगरेशन रहता है। बेसिकली हम लोग टेक केयर करेंगे कॉन्फ़िगरेशंस की, क्या इशू आ रहे हैं उसकी, या बिजनेस की कोई नई रिक्वायरमेंट है उसको कैसे मीट करना है, कैसे उनको सॉल्यूशन सजेस्ट करना है, कब उन्हें बताना है कि यहाँ पे तुम गलत कर रहे हो, यहाँ पे तुम सही कर रहे हो। और अगर ऑटोमेशन आ जाए, अगर बिजनेस बोले कि मेरे को इस चीज में ऑटोमेशन चाहिए, तो वो कैसे करना है। दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू लर्न। ओके सर। फी डिटेल्स क्या है सर इसकी? सॉरी, फी डिटेल्स क्या है, फीस वगैरह क्या है? फीस एक्चुअली में व्हाट यू कैन डू, यू कैन कनेक्ट विद गुरप्रीत मैम, क्योंकि जीपीटी क्लासेस जो हैं वो कस्टमाइज पैकेज देते हैं। ओके, तो वी आर नॉट जेनरिक। तो आपको किस चीज की क्या क्या सर्विसेज चाहिए, ओके, बिकॉज वी डील इन मल्टीपल सर्विसेज, बट ऑल ऑफ देम आर फॉर ओनली SAP MM। ओके ओके, वेदर इट्स ट्रेनिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट सिमुलेशन, ओके। ये आप लिंक ग्रुप में शेयर कर देंगे सर इसका फुल कोर्स करिकुलम का, तो वी कैन गो थ्रू इट। या श्योर, आई विल शेयर इट। आई विल डू इट। आई विल डू वन थिंग कि जब मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो इस रिकॉर्डिंग के साथ साथ आई विल शेयर द कोर्स करिकुलम इन द मेल इटसेल्फ। ओके ओके, इज इट गुड टू गो? Okay. So you can connect with Gurpreet ma'am or you can connect with me. I will ping you my number. Okay. मैं आपको अपना और गुरप्रीत मैम दोनों का नंबर देता हूँ, तो किसी की भी कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, यू कैन कनेक्ट विद मी डायरेक्टली और विद गुरप्रीत मैम।